तय किया है, एक क्रम, मतलब एक क्रम मिल जाए आपको इंग्लिश ग्रामर का। एक टॉपिक सीखें, दूसरा अपने आप समझ में आए, दूसरा सीखें, तीसरा अपने आप समझ में आए। कहना चाहिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या मौखिक आपको, ऐसे आप भी पढ़ा सकें मौखिक। बहुत अच्छा बनना चाहते हो, रटन खत्म हो जाए ग्रामर में, है ना। तो पहले नंबर पे हम सिखा रहे हैं आपको टेंस पहचानना, कि इंग्लिश टू इंग्लिश टेंस कैसे पहचानें, कि ये टेंस, ये सेंटेंस इस टेंस का है ना। दूसरा हम देखते हैं कोई टॉपिक शुरू करते हैं, जैसे आपसे अभी कहा जाए कि एक्टिव पैसिव समझाओ, तो आपके मुंह से सेंटेंस ही नहीं निकलता, है ना। तो ये मेरा प्रयास ये है कि आप सेंटेंस कैसे निकलेगा आपके मुंह से, है ना। कोई बहुत छोटा सा तरीका है और ऐसी सीरीज दे रहे हैं हम आपको कि आप भी याद करोगे। तो बिना समय खराब किए जो आपने इंग्लिश स्पीकिंग की कॉपी बनाई हो या इंग्लिश ग्रामर की कॉपी बनाई हो, केवल 3 दिन में टेंस पहचानना सिखा रहा हूँ। उसके बाद पहला चैप्टर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, देखना कितनी जल्दी खत्म हो जाए आपका। एक्टिव पैसिव कितनी जल्दी खत्म हो जाते हैं आपके, करेक्ट इनकरेक्ट कितनी जल्दी खत्म हो जाते हैं आपके। कहना चाहिए फर्स्ट ईयर और इंटर की ग्रामर दोनों मिला के दोनों ग्रामर कितनी जल्दी खत्म होती है। लेकिन ये तब पॉसिबल है, पहले आप टेंसों पे बल देंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी की हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डाल लीजिए बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऊपर अपनी कॉपी में डालने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कॉपी पे क्या डाला आपने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट मीन वर्तमान, इंडेफिनिट मीन अनिश्चित, टेंस मीन काल, वर्तमान अनिश्चित काल। आप कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है बेटा। तो पहला सेंटेंस लिखना है आपको, ए भाग लिखना है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ए पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। मुझे फार्मूला वगैरह नहीं लिखाना है बेटा, है ना, सेंटेंस से ही फार्मूला समझ में आ जाएगा। तो लिखिए पहला सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस लिखेंगे आप। ही टीचेस इंग्लिश। इंग्लिश। गौरव सर बराबर वाले क्लास को टाइट करके आओ, थोड़ा बड़ा शोर आ रहा है। सर लगे हुए हैं ना ऑफिस के वर्क में शायद। तो बच्चों मेरे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ए भाग है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है आ रहा हूं, सेम सीख लो आप, ग्रामर का झंझट खत्म आपका, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अब ए भाग है अफर्मेटिव सेंटेंस, और पहला अफर्मेटिव सेंटेंस हमने लिखाया है आपको, ही टीचेस मी इंग्लिश। सेंटेंस क्या है? टीचेस मी इंग्लिश। बच्चों मेरे, ही है आपका सब्जेक्ट। ही क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? डूअर। डू माने करना, और ER और जोड़ दें तो डूअर। डूअर माने करने वाला, और करने वाला ही करता होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है ना।
तो डूअर कहिए या सब्जेक्ट कहिए, आपको मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के बाद ये टीच है, TEACH, टीच। ये टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और सब्जेक्ट और वर्ब से, सब्जेक्ट से और वर्ब से ही टेंस पहचानते हैं, सेंटेंस का टेंस पहचानते हैं सब्जेक्ट से और वर्ब से। तो बेटा सब्जेक्ट आया आपका सिंगुलर नंबर ही, और ही के बाद TEACH, टीच है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहो या वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म कहो, क्या प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं और प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उससे आप तुरंत पहचान लोगे कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, एक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की, ओके भाई। आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे, तुरंत बता देंगे ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब बेटा ये TEACH, टीच में जुड़ा है ES, क्या जुड़ा है, ES। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES जुड़ा है। ES क्यों जुड़ा है, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है आपका, जो डूअर है आपका, वो सिंगुलर नंबर है। क्या है, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन। जब सब्जेक्ट एक वचन होता है, सिंगुलर नंबर होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ते हैं, और एस नहीं जोड़ते हैं तो ES जोड़ते हैं। यहाँ टीच में ES जुड़ा है, यहाँ टीच में क्या जुड़ा है, ES। ES क्यों जुड़ा है, ध्यान दो। टीच का जो लास्ट लेटर है, टीच का जो अंतिम अक्षर है वो एच है। यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अंतिम अक्षर एच हो, क्या हो, एच हो, एच नहीं है तो एस हो, एस, एस, और एस नहीं है तो ओ हो, ओ नहीं है तो एक्स हो। ये चार अक्षर याद कर लें। जिस वर्ब के अंतिम लेटर एच हैं, एच नहीं है तो एस है, एस नहीं है तो ओ है, ओ नहीं है तो एक्स है। इन चारों अक्षरों में से वर्ब का कोई अंतिम अक्षर है और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो उस वर्ब में ES जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, ES। तो ES का समझ में आ गया रूल। अब मान लो किसी वर्ब का अंतिम अक्षर H, S, O, X में से नहीं है, कोई अदर वर्ड है, जैसे रीड आ जाता, मान लो थोड़ी देर के लिए, ही रीड, वह पढ़ता है, तो रीड में अंतिम अक्षर D आ रहा है, ना H है, ना S है, ना O है, ना X है, D आ रहा है अंतिम अक्षर। जब D आ रहा है अंतिम अक्षर, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर ही है, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ेगा, एस नहीं जुड़ेगा तो ES जुड़ेगा, तो रीड में एस जुड़ेगा, ओके। तो बेटा प्रेजेंट समय तो ज़्यादा लगता है भाई, मतलब नॉलेज गेन करने के लिए समय लगेगा, शॉर्टकट में सफलता नहीं मिल सकती आपको। आपने थोड़ा थोड़ा चैप्टर पढ़ा, रिफ्लेक्शन आप लाइट पढ़ लिया, बोले परावर्तन ये होता है, अपवर्तन ये होता है, फिर आगे बढ़ गए, सूत्र याद कर लिए, आप सफल नहीं हो सकते, ये मेरा दावा है ना, जब तक डीपली नहीं पढ़ोगे चीज़ों को। तो बच्चों मेरे ध्यान दो, हम आपको सिखा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये पहला रूल है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ओके। अब आपको ये याद रखना है, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES भी जरूर जुड़ेगा।
ES जुड़ेगा तब जब उसका अंतिम लेटर H, S, O, X में से कोई एक हो, और H जुड़ेगा तब इन अक्षरों में से कोई अक्षर, कोई लेटर ना हो। ओके, फिर उसके बाद तो आपको मालूम ही है, फिर आपका ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरह से बनाएं या करके, तो इसे बना सकते हैं ही लिखो टीचेस इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश लिखेंगे और इंग्लिश के बाद टू मी, स्टॉप। ये दो रूल हैं, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख रहे हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिख रहे हैं, तो आप याद रख लें, पहले उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लिखेंगे, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, या फिर फॉर का, ये हमारी इच्छा है। और आपको वाक्य मिल जाए इस तरह से, मैं यह वाक्य पहचानना सिखा रहा हूं, आपको वाक्य मिल जाए ही टीचेस इंग्लिश, टू फॉर की जगह अन्य प्रीपोजिशन मिल जाए, तो आप तुरंत पहचान लोगे, बोले इस नहीं आती है। ओके, दूसरा वाक्य लिखो, दे टीच मी इंग्लिश, दे टीच मी इंग्लिश। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS नहीं लगेगा, नहीं जोड़ेंगे। ओके, तो बेटा हम केवल आपको वाक्य पहचानना सिखा रहे हैं कि वाक्य पहचानिए इंग्लिश टू इंग्लिश कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अभी तक आप अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे हो, समझ में आ गया। अब बी भाग डालेंगे आप, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस लिखेंगे, पहला वाला ही वाक्य लिख लो जो आपका ही टीचेस मी इंग्लिश है, और इसका नेगेटिव होगा ही डज नॉट टीच मी इंग्लिश, ही डज नॉट टीच मी इंग्लिश, he does not teach me English, he does not teach me English, he does not teach me English। अच्छा, फोटो है नहीं क्या? देख लो उसमें अलमीरा में हो, उसमें रखा हुआ कहीं। हाँ, तो बेटा ही डज नॉट टीच मी इंग्लिश, ये इसका क्या हो गया? नेगेटिव। तो बेटा सेंटेंस कोई दे आपको ही टीच मी इंग्लिश, ही टीचेस मी इंग्लिश, और कहे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाओ, तो आप क्या करोगे? तो आपको नेगेटिव का रूल मालूम होना चाहिए कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे ही ऐसे नहीं जोड़ना है आपको। इसको भी दो तरह से बना सकते हैं, यदि इंग्लिश आप पहले लिख रहे हैं, मी बाद में लिख रहे हैं, तो मी से पहले टू या फार। ये तो हर टेंस में रहेगा बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रूल। ओके, दूसरा सेंटेंस, यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है
डूअर आपका प्लूरल नंबर है, तो दे डू नॉट टीच मी इंग्लिश। ये भी समझ में आ गया होगा। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होता है? डज का या डू का। डज का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ और डू का प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। देखो मुझे इतना ही नहीं सिखाना है, मैं आपसे सुनूंगा जरूर बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वह सुनूंगा, कहीं समझ में नहीं आए 10 बार पूछिए। मैं आपसे सुनूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला बताओ, तो आप फार्मूला बताओगे। फार्मूला सेंटेंस से ही सीखो कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट बोलोगे। और ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रूल आपको मालूम है। ओके, अब हम आपसे पूछें ऐसे यस, जब आपने बोला तो ऐसे यस कब नहीं लगता है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता है। हम आपसे कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बताओ, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट के बाद डू या डज। भाई डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन दोनों की जगह केवल ऑब्जेक्ट बोलोगे आप। समझ में आ गया बेटा? तो फार्मूला भी पता हो, फार्मूला सेंटेंस ही तो है। और हम वाक्य लिख दें और कहें आपसे ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो भी आपको पता होना चाहिए ये सेंटेंस इस टेंस का है। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव की क्या पहचान है? बोले रे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट है, डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने कहा मेन वर्ब तक सीखते हैं केवल, तो बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। समझ में आ गया बेटा? अब सी भाग डालो। सी भाग है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE। ही डज नॉट टीच मी इंग्लिश। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाओगे, निगेटिव को देख के बनाओ। करना क्या है आपको? जो हेल्पिंग वर्ब है डज, वो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का स्थान ले लेगी, डूअर का, ही का। और ही मतलब हेल्पिंग वर्ब का, मतलब दे डू की जगह और डू दे की जगह। और जहां फुल स्टॉप लगाया है वहां क्वेश्चन मार्क चिन्ह। एक दूसरे से सीखो बेटा, ठीक है? तो इसका बनाओगे आप पहला डज ही, डज ही टीच, डज ही टीच मी इंग्लिश। दूसरा स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का ध्यान रखेंगे विशेष। डू दे टीच मी इंग्लिश। नहीं आया समझ में? चौथा वाक्य देखिए इंटेरोगेटिव। बच्चों मेरे, अब जो डज ही टीच मी इंग्लिश है, डज ही क्या भाई टीच पढ़ाता है, मी मुझे इंग्लिश, क्या भाई मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, क्या भाई मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, है ना? तो बेटा इसमें मान लो निगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो आपको हमने यही तो सिखाया, डज ही की जगह ही, डज की जगह नॉट अपनी ही जगह रहेगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही रहेगा, है ना? तो कैसे बनाएंगे आप इसका? डज ही नॉट टीच मी इंग्लिश। सेम इसका चौथा वाक्य, डू दे नॉट
टीच मी इंग्लिश। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया इतना? अब देखिए आगे, पांचवा वाक्य। पांचवा वाक्य क्या है? जो डज ही है आपका, डज ही टीच मी इंग्लिश, है ना? ये हेल्पिंग वर्ब डू या डज से शुरू हुए हैं, ये आपके चारों वाक्य। अब ये हेल्पिंग वर्ब डू डज से शुरू हुए हैं, क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव हिंदी वाक्य है, उसमें क्या शब्द सबसे पहले आया है, और वही क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। व्हाई, क्यों, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, बीच में आ जाए तो उन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले आती है। ऑलरेडी आपको मालूम है। जैसे मान लो ये है डज ही टीच मी इंग्लिश। अब आप विचार करोगे डज से पहले कौन सा क्वेश्चन वर्ड रखें, जो इच्छा हो आप, सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। व्हेन रख दो, व्हाई रख दो, हाउ रख दो, वेयर रख दो, है ना? कुछ को छोड़ के, जैसे इसमें हु रखोगे तो गलत हो जाएगा, भिच रखोगे तो भी गलत हो जाएगा। हु और भिच क्वेश्चन वर्ड है, हु और भिच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव में एकदम से नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि उनमें उनके साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता है अफर्मेटिव में। नहीं आई बात समझ में? बता देंगे आपको। तो व्हाई रखोगे, व्हाई, व्हाई डज ही, व्हाई डज ही टीच मी इंग्लिश। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव है, व्हाई डज ही टीच मी इंग्लिश। अब इसका नेगेटिव, व्हाई डज ही नॉट टीच मी इंग्लिश। नहीं आया समझ में? क्यों भाई? अब बेटा अपवाद और सीख लो, जो आपने अभी रूल सीखे हैं। इनमें अपवाद क्या है? पहला वाक्य लिखोगे, फिर से लिखेंगे पहला वाक्य। नेगेटिव में आपने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होता है, लेकिन डू डज का प्रयोग नहीं भी होता है। कब नहीं होता है? जब नेगेटिव वर्ड कभी नहीं आए, कभी नहीं, जब वाक्य के बीच में कभी नहीं हो, मतलब नेवर हो। नेवर के साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लिखो ही नेवर, ही नेवर, ही वह नेवर कभी नहीं। टीच, अब जब डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे आप, नेवर का प्रयोग होगा यहां, और टीच, तो टीच में ऐसा ही है, जोड़ोगे किसके साथ? भाई अभी तक आपने ये सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है जुड़ता है, लेकिन निगेटिव में भी जुड़ता है। कब जुड़ता है? जब नेवर आए। ओके, नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ऐसे ये जोड़ने के रूल सेम है जो अफर्मेटिव में सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसे रट लेना वाक्य को। वाक्य भाई ये ऊपर वाला ही वाक्य बता रहा हूं जो पहले बता चुका हूं। ही नेवर टीचेस मी इंग्लिश। मी और इंग्लिश का रूल सेम है जो बता दिया है, बार बार नहीं रिपीट करना पड़े कि इंग्लिश टू मी लिखो, फॉर मी लिखो, लिख सकते हो, हर वाक्य में लिख सकते हो, निगेटिव और इंटेरोगेटिव में। ओके, तो बेटा नेवर आया इसलिए टीच में ये जोड़ दिया। मैं बात यहां क्या कर रहा हूं? मैं बात ये कर रहा हूं, ये आपसे ये पूछ ले कोई, ये वाक्य किस टेंस का है, ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो आप कहें देखेंगे अरे बोले सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, उसके साथ नेवर है, नेवर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसमें ये जुड़ेगा, है ना? तो आप तुरंत बता देंगे ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि निगेटिव में ही नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये जुड़ता है। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो। मान लो ये वाक्य ये होता, ही नेवर टीच मी इंग्लिश, करेक्ट इनकरेक्ट कोई चैप्टर अलग से थोड़ी बनाया, वो यहीं से बना, ही नेवर टीच मी इंग्लिश होता तो आप तुरंत पहचान लेते, बोले इसमें ये जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें ये जोड़ो तब करेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये जुड़ेगा। ओके, दूसरा वाक्य इसका, ही नेवर
वो सॉरी, दे नेवर टीच मी इंग्लिश। नहीं जोड़ेंगे नेवर के साथ। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है। क्लियर हो गया बेटा ये? तो ये निगेटिव में अपवाद था। अब इंटेरोगेटिव में और सीखोगे बच्चों मेरे। आपने सीखा है कि निगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग होता है। अब आपने देखा निगेटिव में डू डज का प्रयोग नहीं हुआ, ऐसे ही इंटेरोगेटिव में भी डू डज का प्रयोग नहीं होता है। किसके साथ? जब क्वेश्चन वर्ड हु आए। क्या आए? हु, WHO हु, और हु के साथ डू डज का प्रयोग नहीं होगा। जब हु के साथ डू डज का प्रयोग नहीं होगा तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये जरूर जुड़ेगा जैसे कि नेवर के साथ टीच में जुड़ा। ओके, लिखेंगे हु टीच पढ़ाता है। हु कौन? टीच पढ़ाता है। ही उसे इंग्लिश, मी हटा दोगे, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप। हु कौन टीच पढ़ाता, ही उसे इंग्लिश। उसे इंग्लिश कौन पढ़ाता है? उसे हिंदी कौन? नो 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 नो, जो हम बता रहे हैं उसको सीखिए। हु टीच ही इंग्लिश, उसे इंग्लिश कौन पढ़ाता है? ही होगा, ही होगा, परेशान ना हो। हु टीच ही इंग्लिश, उसे इंग्लिश। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता रहा हूं ये। हु टीच ही इंग्लिश। तो आपने देखा बेटा, बोले हु वर्ड है और हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हु के साथ वर्ब की, हु के तुरंत साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, तो आप तुरंत पहचानेंगे ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव है, हु वाला वाक्य। ओके, और उसमें ईएस क्यों जुड़ा है? क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है ना। तो हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आती है बेटा। ओके, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? तो लिखोगे हु डज, हु डज ही नॉट टीच इंग्लिश। कंफ्यूजन में नहीं रहे भैया, पूछें कहीं समझ में नहीं आए। बेटा जब हु का प्रयोग निगेटिव में होता है तो फिर उसी रूल पे आ जाओ कि डू डज का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो डज, और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो डू। तो सेम फिर वही रूल है। और केवल अफर्मेटिव है तो जो आपकी जो मेन वर्ब है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में यूज हो करेंगे आप हु के। समझ में आ गया बेटा? तो ये रूल समझ में आ गया? तो रूल अब तक क्लियर हो गए आपके। ठीक है, तो आज इतना ही बच्चों, आज इतना ही। आज समय थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन जो मुझे बताना चाहिए था वो मैं नहीं बता पाया। कल से मैं वही बताऊंगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल माइंड खुल जाएगा आपका। चलो।